Good morning viewers, you're now watching Hornbill TV. Starting off with Congress leader Ghulam Ahmad Mir, who has acknowledged the presence of anti-incumbency sentiments against the ruling All India Trinamool Congress in West Bengal, citing concerns over law and order, also unemployment and corruption. However, speaking after a ground assessment, Mir stated that the TMC is still likely to emerge as the single largest party in the state. He also claimed that despite efforts by the Bharatiya Janata Party, there has been no significant polarization among voters, adding that the people of Bengal continue to uphold secular values. देखो, ग्राउंड सिचुएशन के हिसाब से तो एग्जिट पोल नहीं है। अब ये जो एग्जिट पोल कराने वाले हैं, जिन मीडिया चैनल्स ने ये अपने लोगों से कराए, तो वो मीडिया चैनल तो हमने लगातार देखा भाजपा मोदी मोदी कर रहे हैं। तो बट नेचुरल उनकी जो भी मजबूरी हुई होगी, मगर ग्राउंड सिचुएशन ये नहीं है जिस तरह का दिखा रहे हैं। वोटर खामोश था, जब हमसे नहीं बात कर रहा था तो मीडिया चैनल वाले से कहां बात किया, कहां बताया होगा। ये हकीकत है कि टीएमसी गवर्नमेंट की कुछ एंटी इनकम्बेंसीज थी, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज चर्चे में थे, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू चर्चे में थे, और जो भी करप्शन के मामले हैं वो थे। मगर सेम टाइम जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो गरीब गुरबा लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो दी हैं, वो तो अल्टीमेटली चाहे कितने भी नाराज वो टीएमसी से रहेंगे, बट दे वोटेड फॉर टीएमसी। इसलिए एग्जिट पोल अपनी जगह है, मगर हमारी जो ग्राउंड असेसमेंट है कि टीएमसी अगेन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आएगी। बाकी भाजपा का जितना ये दिखा रहे हैं उस तरह का ग्राउंड पर वहां नहीं था। पोलराइजेशन भी उस तरह की एक्यूट नहीं थी, कोशिश की थी उन्होंने। पर बंगाल का वोटर बाय एंड लार्ज कंपेरेटिवली बहुत सेक्युलर है, उनका कल्चर बहुत रिच है, उनका वहां रिलीजियस परफॉर्मेंसेस भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए जितना दावा किया जा रहा है या बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है ये ग्राउंड सिचुएशन से रिलेटेड है। बतौर प्रभारी क्या अभी तक आंकड़ा आपको समझ में आ रहा है? देखिए, कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, वाहिद एक पार्टी है जिसने 294 सीटों पर अपना सिंबल लेकर अपना आदमी खड़ा किया, अपना मैनिफेस्टो घर घर पहुंचाने का कोशिश किया। हमारे प्रेसिडेंट खारगे जी खुद आए, खुद उन्होंने ये जो मैनिफेस्टो है, 5 गारंटीज जो हमने दी थी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, फार्मर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हमने उस पर चुनाव लड़ा। हमने वो गारंटीज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरे पार्टीज की तरह नहीं कि पोलराइजेशन करो, एक हिंदू की बात करो, एक मुसलमान की बात करो। हमारे लिए सब बराबर है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन भी सबको दी, और इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन किसी पार्टी ने नहीं दी जितनी कांग्रेस पार्टी ने दी। अब उसका आज ही के चुनाव में सारा हमको रिजल्ट मिलेगा, ये हमें मालूम है। मगर पहले से बेहतर हमने नेटवर्क भी किया, हमने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी बिठाया, और पहले से बेहतर रिजल्ट भी आएगा। हमारे पास 4% वोट था हमारे किटी में, और 0 सीट। तो 4 से 14% कांग्रेस जाएगा, और सीट भी 0 से आगे जाकर 20 से 30 के दरमियान का कोई भी फिगर आप सोच सकते हो। बाकी 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या है। जो आप 20 से 30 का आंकड़ा बता रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या वहां के मुद्दे इंडिपेंडेंटली उठाते रहेंगे, या टीएमसी के साथ आप लोग जाने पर कुछ विचार कर रहे हैं? नहीं, देखो, हमारी पॉलिसी है दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। हमारे नेशनल मुद्दे कई सारे हैं कि जहां पर हम पूरे देश में बहुत सारे साथियों को साथ लेकर कॉन्सेंसस बना के चलते हैं। बस जहां तक पार्टी बुनियाद का सवाल है, वहां पर हमें कोई पाबंदी नहीं है। हम आज भी कई स्टेटों में कोलिशन में हैं, हम झारखंड में कोलिशन में हैं, हम जम्मू कश्मीर में कोलिशन में हैं। तो वहां पर भी हम जहां एक तरफ सरकार को, भाजपा को रोकने के लिए एक नीति के तौर पर हम समर्थन कर रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी को अवाम की बात उठाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो इश्यूज हैं उस पर कोई भी हमें रोकथाम नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्ती पक्की, खर्चा अपना। उसके तहत में जो भी हमारी रिप्रेजेंटेशन बन के आएगी हाउस में, वेस्ट बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी आवाज बुलंद रहेगी, बेरोजगारों को लेकर हमारी आवाज बुलंद रहेगी, बिजनेसमैन के लिए हमारी आवाज बुलंद रहेगी, महंगाई के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद रहेगी। ये हमारा मौकूफ है। सर, बात होती है, आपने भी कहा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आज ही देखा गया कि
एक आरएसएस के कार्यकर्ता के घर को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई और इसी पर ही बीजेपी की ओर से चुनाव पूरे कैंपेन में किया गया कि गुंडागर्दी हम लोग खत्म कर देंगे 29 के बाद। आपको लगता है कि नहीं, गुंडागर्दी बीजेपी कौन सी कम करती है? वेस्ट बंगाल के बांग्ला बोलने वाले लोगों को देश भर के कितने स्टेटों में लताड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, तब क्यों नहीं बोली बीजेपी? उड़ीसा में मामला हुआ, हरियाणा में मामले हुए, दिल्ली में मामले हुए, जहां बीजेपी रूल स्टेट्स है, तब तो उनके जबान से एक वर्ड नहीं निकला। वो तो सारे बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी तस्वुर करते हैं। अब वो बांग्ला बोलने वालों ने आज सबक दिया होगा। जितनी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत दूर की बात है। राहुल जी जिस तरह से ममता जी को लेकर कैंपेन में हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोस्ती पक्की है। मैंने ये नहीं कहा दोस्ती पक्की, हमने कहा मुद्दों को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जहां पर देश भर में मतलब बहुत सारी पार्टियां इकट्ठे आकर के फाइट करती हैं, मगर जहां तक बैक होम की बात है वहां पर हमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लोगों की बात ना करें। और राहुल जी ने भी वही कहा जो वहां के लोग महसूस कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज वहां पर हुई है, आरजी कार का मामला हुआ और उस पर कवर अप किया गया, तो उसमें अगर राहुल जी ने बात रखी तो क्या गुनाह किया? बेरोजगारी की बात की तो क्या गुनाह किया? अगर वहां पर इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, सारे मिल्स बंद पड़ी हुई है, उसके लिए ममता जी ने कोई एफर्ट नहीं किया, मोदी ने कोई दरवाजा नहीं खोला। अगर दोनों को एक बराबर अटैक किया तो क्या गुनाह किया? वो तो रोजगार का मामला है, इन्वेस्टमेंट का मामला है, कुछ नहीं हुआ, दोनों सरकारें फेल है। आप लेट हो रहे हैं सर, एक आखिरी सवाल। आईपैड के डायरेक्टर को बेल मिली है, इस पहले भी चुनाव में चुनाव होते होते सब बेल हो जाती है, चुनाव आते आते सब हमलावर होते हैं। ये तो मोदी और भाजपा का तरीका है। जहां चुनाव, अभी आप देखना अगला चुनाव पंजाब और यूपी में है। अब यूपी में उनकी अपनी सरकार है, विरोधियों पर ईडी और सीबीआई और दुनिया भर की चीजें जाएंगी। पंजाब में तो मुख्यमंत्री से लेकर अपोजिशन को लेकर सबको घेराव किया जाएगा, मगर जैसे चुनाव खत्म होता है इस मामले कवर अप हो जाते हैं। Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, has reiterated the Bharatiya Janata Party government's commitment to women's empowerment. Maurya stated that the Prime Minister Narendra Modi has proposed in Parliament to increase women's reservation to 33% by 2029, which said would significantly enhance representation in the House. देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में रखा। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने इस बिल का समर्थन न करके महिला अधिकार पर एक तरह से डाका डाला है। उनका अधिकार जो 2029 से मिलना था, अब वह हो सकता है कि 2034 में मिले, क्योंकि 2029 तक अभी ये चुन करके गए हैं जब तक लोकसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का संख्या बल संसद में नहीं आएगा, तब तक इस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और देश की आधी आबादी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का आचरण घटिया है। महिलाओं के श्राप से सपा खाक हो जाएगी, सपा का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में ही इनका हिसाब हो जाएगा। बाकी जिन दलों ने विरोध किया है, मुझे लगता है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, टीएमसी और डीएमके को भी महिलाओं के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, आदरणीय पांडे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं है। इन सारे लोगों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने पार्टी के सांसदों से जाकर के कहना चाहिए और इस बिल का विरोध करने के लिए महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए और अपना समर्थन पत्र देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम माफी मांगते हैं और हम महिलाओं के आरक्षण दिए जाने का समर्थन करते हैं। सर, एग्जिट पोल के हिसाब से पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से जो नंबर आ रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे भी अच्छे नंबर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में आएंगे और पश्चिम बंगाल
विकास के पथ पर, कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने की दिशा में, घुसपैठियों के आतंक से मुक्ति की दृष्टि से कई मोर्चों पर जो पश्चिम बंगाल जूझ रहा था, उससे भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुक्त कराएगी। On yet in a whole integrated drinking water supply project, DK Shiv Kumar said the project has cleared major hurdles, including objections from the Forest Department. He added that alternative land is being provided and a payment of Rs 257 crore has been approved. Work on the project is expected to begin within the week. We had meeting with on the Ethanol project. See, I had a meeting on this Ethanol project. It is a premier drinking water project. I think all the hurdles have been passed out. The Forest Department had objected, so we are ready to. They have given us a permission. We are giving them the alternative land. They have given us a notice to give them 257 crores. I have asked my department to fill that 250 crores today only. We are going to start the work within 1 week. It delayed because of the forest land? Yes, of course, because there was an objection from the Central Government Forest Department. I went and met the Honorable Minister very long, about 4 or 5 times. We pursued it. We have got the permission now. They have given some condition. Okay, we don't want to dispute with the condition. We will just go ahead with the project. Also, that tomorrow you are going to the city rounds about the project? Tomorrow we are going to a city round. Some inaugurations also are kept where the work has already been done. We will do it. And now, as far as Bangalore is concerned, myself, Chief Minister, we are meeting and we are discussing on this, whatever the problem has been raised yesterday night. Yeah, thank you. Rajiv Swarup, Inspector General of Police, Garhwal Range, has shared details of the Prem Nagar encounter during a press conference. He stated that on the night of April 29 to 30, 2026, the Prem Nagar police station received information through the control room about unidentified miscreants who had shot a person on Buddha Road and carried out a robbery. Acting swiftly, the station in charge along with the police force reached the spot without delay. The injured individual was immediately provided first aid and Rage operation has launched to track down the accused. Further investigation into the incident is currently underway. महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में देहरादून के पुलिस कप्तान और संबंधित जितने देहरादून जनपद के अधिकारीगण, हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये घटना, पहले मैं इसको पूरा विवरण दे देता हूं, उसके बाद में कप्तान साहब और जितने अधिकारी हैं उसको क्लैरिफिकेशन फॉर द क्वेश्चंस होगा तो हम लोग उसको आंसर करेंगे। दिनांक 29/30/2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा पौंधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर, मैं पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज, जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उससे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया,
जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोरोनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही घटना में फरार अभियुक्त की तलाश हेतु दिशा निर्देश दिए गए। फरार बदमाशों की तलाश हेतु पुलिस द्वारा संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। घटना में शामिल बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला कर लूट की घटना संबंधी वादी देवराज द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 84/109/309/6 BNS तथा पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 85/26 धारा 109 BNS के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। Amod Nagpur, Senior Superintendent of Police in Anand Nag has highlighted major progress under the Nasha Mukt UT and Jammu and Kashmir campaign launched by the Lieutenant Governor on April 11. According to Nagpur, Jammu and Kashmir Police, particularly the Anand Nag unit, has been at the forefront of the campaign. 17 days just since it launched, police have registered 81 FIRs under the NDPS Act and also arrested 60 alleged drug peddlers. He further stated that a significant quantity of contraband has also been seized, including nearly 160 kilograms of charas and ganja. Investigations into the forms of narcotics are going on. कार्रवाई की है, तो कितने एफआईआर अभी तक दर्ज किए गए हैं और इस ड्रग के खिलाफ ये जंग क्या जारी रहेगा? देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो है नशा मुक्त यूटी ऑफ जे.एंड.के इस मुहिम का आगाज़ किया है 11 अप्रैल से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जे.एंड.के पुलिस हमेशा फ्रंट पे रहती है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स पे। तो इस मुहिम के अंतर्गत भी जो है जे.एंड.के पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज़ की हुई है और अपनी पकड़ धकड़ में जो है इजाफा किया हुआ है। इसी के चलते अनंतनाग पुलिस भी जो है सबसे अग्रेसर इसमें रही है। अगर हम इस मुहिम की बात करें तो 11 अप्रैल से लेकर कल तक मात्र 17 दिनों में हमने 81 FIRs, दैट इज 81 FIRs NDPS एक्ट के तहत रजिस्टर किए हैं और उसमें 60 दैट इज 60 ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया है। बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड भी हमने रिकवर किया है। अगर हम चरस और गांजे की ही बात करें तो ऑलमोस्ट 160 kgs का कॉन्ट्राबैंड हमने सीज किया है। साथ ही साथ बाकी जो और कॉन्ट्राबैंड है उन पे भी कार्रवाई चल रही है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक है कि अनंतनाग में क्योंकि बहुत ट्रेडिशनली यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन किया जाता है, तो हमने उस पर बहुत जोर दिया है कि ऐसी कल्टीवेशन को ना अलाउ किया जाए। लिहाजा अब जितनी भी ड्राइव्स हमने अब तक कंडक्ट की है उसमें 300 मरलों पे मुश्तमिल जो पॉपी कल्टीवेशन थी इलीगल, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया है और 30 FIRs हमने ऐसे कल्टीवेटर्स के खिलाफ दर्ज किए हुए हैं। साथ ही साथ 3.25 करोड़ रुपए की जो अवैध प्रॉपर्टीज ड्रग पेडलर्स ने रेज की थी ड्रग्स मनी से, उसको हमने NDPS एक्ट के तहत अटैच किया है। और जो इलीगल एनक्रोचमेंट पे जो ड्रग पेडलर्स ने प्रॉपर्टीज बनाई थी, ऐसी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की प्राइम प्रॉपर्टीज हमने डिमोलिश की है रेवेन्यू अथॉरिटीज की मदद से। अब तक ये जो हमारा कैंपेन है इसको लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। 362 कॉल्स हमें हमारी जो सिक्योर्ड हेल्पलाइन है जो हमने लोगों के लिए अपने पर्सनल मोबाइल फोन्स के जरिए अवेलेबल की थी, उसमें अब तक 362 कॉल्स जो कि NDPS रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की नवियत के थे, ऐसे कॉल्स हमने रिसीव किए हैं। जो यहाँ के समाजी इदारे हैं और अनंतनाग के खास तौर पे जो दीनी इदारे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुहिम के चलते जल्द से जल्द हम अनंतनाग को एक नशा मुक्त जिला बनाएंगे। लोगों का अच्छा ताउन रहा है, लोगों का बहुत अच्छा तावन रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम पर विश्वास दिखाया है। इस विश्वास के लिए मैं लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के युवाओं को? बिल्कुल, मैं आपके वसाइल से तमाम जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि अनंतनाग पुलिस आपकी अपनी पुलिस है। हम तब तक
हार नहीं मानेंगे जब तक हम अनंतनाग से एक एक ड्रग पेडलर को खदेड़ ना दे और ड्रग्स का एक एक कतरा भी जो है यहां से खत्म ना कर दे। लेकिन इसमें हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा विश्वास आपने, जैसा यकीन हम पर अभी तक रखा है, हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपका ये यकीन, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम खरे उतरे। लेकिन आप भी जो है बढ़ चढ़कर हमारे साथ हिस्सा ले, मिलकर जो है ये नशे के खिलाफ की जंग हम जीत पाएंगे। थैंक यू सो मच। Following the fire incident at Gaur Green Avenue, Ravindra Kumar Mandar said a district disaster management committee meeting was held to review recent incidents and enhance preparedness. Representatives from 17 departments participated, focusing on preventing incidents or other accidents in high-rise and slum areas are ensuring strict adherence to safety norms. क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, आज हमने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई थी और चूंकि प्रत्येक जब भी आपदा आती है तो ये हमारा दायित्व है कि उस आपदा से हम क्या सीख ले सकते हैं और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, वो भी लगातार विचार कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो पूर्व में लगातार चूंकि हम लोग निर्देश भी देते हैं, पर और व्यापक चर्चा इस पे हो और भविष्य में किसी प्रकार का कोई जो आपदा है, अग्निकांड की घटना है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको लेकर चर्चा के लिए मैंने बैठक बुलाई थी। 17 विभाग थे इसमें, मूल रूप से इसमें पुलिस विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव थे, नगर निगम के अपर नगर आयुक्त थे और हमारे बिजली विभाग के भी इसमें चीफ इंजीनियर थे। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक थे विभिन्न सुरक्षा के और RWA के भी हमारे मेंबर्स थे। तो कई बिंदुओं पे हमारी इसमें व्यापक चर्चा हुई है। भविष्य में चूंकि गाजियाबाद एक बढ़ता हुआ शहर है और राजनगर एक्सटेंशन का एरिया हो, चाहे नई योजनाएं जो अटलजीपुरम की आ रही है, तो उस क्षेत्र में हाई राइज बिल्डिंग्स लगातार बढ़ रही है। वहाँ पे अभी जो कोतवाली क्षेत्र है वहीं से ही फायर टेंडर जाते हैं, तो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर ही फ्यूचर की आवश्यकताओं को देखते हुए फायर स्टेशन बनना चाहिए, उसकी चर्चा हुई है। तो मैंने GDO को कहा है कि वहाँ पे जमीन का चिन्हांकन करके GDS के सोर्सेज से वहाँ पे फायर स्टेशन बना दे, उस पर चर्चा हुई है हमारी। इसके अतिरिक्त जो अभी 5 हमारे फायर स्टेशन इस पर गाजियाबाद में है, उसको बढ़ाकर 2 और नए फायर स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता, उसका प्रस्ताव हम भेजेंगे और जो छोटे फायर स्टेशन है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजेंगे। तो एक ये व्यापक चर्चा हुई है। दूसरा, 2 तरीके के चुनौतियां सामने है। एक तो जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स है उसको लेकर और जो स्लम एरिया है उसको लेकर ज्यादा ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग को लेकर RWA से चर्चा हुई है, जहां पर कुछ ये तथ्य सामने आए कि बिल्डर ने जिस प्रकार का नक्शा पास कराया, लेकिन उसके बाद वहां पे या तो बिल्डर के द्वारा कुछ अन्य निर्माण कर दिए गए पार्क का या कम्युनिटी फैसिलिटी का, या फिर कई जगह लोग भी जो वहाँ पे रहते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के निर्माण कर लेते हैं, तो उसको चिन्हित किया गया है। कल का जो इंसिडेंट था उसको लेकर सचिव विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक टीम का गठन हमने किया, जिसमें ADM FR होंगे और मुख्य अग्निशमन अधिकारी होंगे और सहायक निदेशक जो सुरक्षा होंगे। वो 3 दिन में पूरा अध्ययन करके उसकी रिपोर्ट देंगे और साथ ही मैंने उनसे ये भी कहा है कि अपने सुझाव भी उसमें दें कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इससे क्या लर्निंग है आपकी, ताकि बाकी जगह हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। क्या इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे हैं? क्योंकि हाई राइज सोसाइटी में जब भी आग लगती है इक्विपमेंट पूरे हैं। हाई राइज सोसाइटी में देखिए, जब नक्शा पास होता है, जब PDA नक्शा पास करता है, तो 2 नॉर्म इसमें होते हैं। एक तो बाहर से अगर कोई गाड़ी का मूवमेंट होना है तो उसके लिए सेटबैक छोड़ा जाता है। उस सेटबैक पे कुछ बिल्डर्स उसमें पार्किंग बना के बेच देते हैं, ऐसा अभी वो सामने आता है। और आज की बैठक में भी RWA कई लोगों ने बताया कि उसमें सरफेस पार्किंग को बेचने का कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन कई जगह पे सरफेस पार्किंग को बेचा गया है, जिसके कारण लोग अपना व्हीकल खड़ा कर देते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में जब इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आते हैं तो वो नहीं जा पाते और जिसके कारण घटना और व्यापक रूप ले लेती है। तो इसको मैंने GDA सचिव को कहा है कि वो अपनी टीम के माध्यम से चेक कर लें और एक सर्कुलर जारी करें सभी बिल्डर्स के लिए कि अगर कहीं ऐसा जहां पे अभी किया गया है अपना वो कैंसिल कर लें और जो सेटबैक है वो केवल इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स के लिए ही सुरक्षित रहेगा। सर, क्या RWA या वहाँ के बिल्डर के लिए कोई नोटिस भी जारी किया गया? उसमें 3 चीजें हमने तय की हैं। एक तो मई और जून में जो कि इस समय बिजली की डिमांड ज्यादा होगी और जितना वो लोड सैंक्शन कराता है, लोड डिमांड उससे ज्यादा आती है। बिजली विभाग के पास जब वो बिल जनरेट करता है तो ये सूचना रहती है। तो बिजली विभाग को हमने कहा है कि जहां जहां से भी आपके पास ये सूचना है, पहले वो लगातार 3 महीने ऑब्जर्व करते थे, 3 महीने के बाद में लोड
इंक्रीज करने के लिए नोटिस देते थे, पर हमने उनसे कहा है कि आप 3 महीने का वेट ना करें, तत्काल मई और जून में जो भी आपके पास इस प्रकार के पिछले महीनों में या अभी तक की रिपोर्ट है जहां पे लोड डिमांड ज्यादा है वहां पे लोड इंक्रीज करने का नोटिस तत्काल आरडब्ल्यू को दे दें, ताकि आरडब्ल्यू फीस जमा करा दें और आप लोगों को वहां पे बढ़ा दें। क्योंकि विद्युत सुरक्षा के द्वारा भी बताया गया है कि जहां पे लोड डिमांड ज्यादा है और सैंक्शनिंग अगर कम है तो फिर शॉर्ट सर्किट की संभावना ज्यादा होगी। फायर की मशीन होती है वो क्या 20-25 तक आग को कंट्रोल करने में स्काईलिफ्ट उसमें स्काईलिफ्ट होती है, बाहरी एरिया से स्काईलिफ्ट का प्रावधान होता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो फायर सिस्टम बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल होता है। जैसे आपने देखा होगा अस्पतालों में, होटल्स में, बिल्डिंग्स में, तो ऐसा हाई राइज में भी हर जगह होता है। कल भी इसीलिए घटना को काबू कर लिया गया क्योंकि उनका फायर सिस्टम ठीक काम कर रहा था। तो एक एडवाइजरी हम ये भी जारी कर रहे हैं कि जहां जहां भी ऐसी बिल्डिंग्स है वहां के आरडब्ल्यू अपने फायर सिस्टम को चेक करा लें। उसमें एक 9 में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर भी रखने का, प्राइवेट 9 में 12-12 घंटे के 2 लोग रखे जाने चाहिए। बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, तो उसके लिए भी अभी हम नोटिस जारी करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आरडब्ल्यूए के जो मेंबर्स हैं, वहां के अध्यक्ष हैं, वो भी पूरा कर लेंगे और जो प्रशासनिक स्तर से चीजें होनी है वो संबंधित अधिकारीगण पूरा कर लेंगे। तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को मिनिमाइज करने में हम सब लोग सफल होंगे। ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर एनओसी नहीं है फायर की या फिर फायर सिस्टम अभी ये डिटेल सर्वे करने के लिए मैंने उनको बोला है, अभी 7 दिन में इसके बारे में जीडीए रिपोर्ट हमें देगा, फिर हम आपको। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.